किसी भी स्थलाकृति का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और वह स्ट्रक्चर यह निर्धारित करता है कि वह स्थलाकृति किस तरीके से दृष्टिगत हो, मतलब आपकी आँखों के सामने वह स्थलाकृति किस तरीके से दिखे। यह डिपेंड करता है अपर्दन पर। ठीक है, जिस प्रकार से कोई नदी बहती है और अपने आसपास के चट्टानों को अपर्दित करती हुई चलती है, उस प्रकार से वह चट्टान उसी नदी के द्वारा हुए अपर्दन के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। कहने का मतलब क्या है, अगर वह चट्टान नदी के द्वारा अपर्दित हो रहा है तो वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा और वह पेनी प्लेन में मिल जाएगा। कहने का मतलब चट्टानों से ही संबंधित डेविस और पेंक ने अपने अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया है। चूंकि हम डेविस पढ़ा रहे थे और आज डेविस का दूसरा भाग लेकर के हम आपके सामने आए हैं, हम यह जान चुके थे कि किसी भी चट्टान की संरचना, प्रक्रम और उसकी अवस्था ही उस चट्टान को यह निश्चित करती है कि यह किस तरीके से हमारी आंखों के सामने दिखे। देखिए, स्थलाकृति वर्सेस संरचना, मतलब संरचना वर्सेस स्थलाकृति। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी चट्टान को देखते हैं और उससे केवल एक फैक्टर संरचना को रिलेट करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अगर यह चट्टान उपस्थित है यहाँ पर तो किस लिए। कहने का मतलब वह चट्टान मोम की तो नहीं बनी है, लेकिन मोम की बनी होती तो हम जब इसको देख रहे हैं कितने वर्षों बाद, मान लीजिए 1 करोड़ साल बाद, ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ साल तक तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। अगर हम 1 साल बाद ही उसको देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क देखने को तो आया ही होगा। अगर वह स्थलाकृति कठोर चट्टान की बनी होगी तो उस पर अपर्दन के जो वाहक होते हैं वह उनको अपर्दित करते 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 काफ़ी दिन तक अपर्दन में लगा देंगे। इस कारण से वह स्थलाकृति काफ़ी दिनों तक अपर्दित होगी, तब अपना रूप जा करके विकृत करेगी या अपना रूप खोएगी या वह पेनी प्लेन में घिस पीट करके छोटे छोटे कणों में हो करके मिट्टी में मिल जाएगी। नमस्कार, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल ज्योग्राफी विद कुलदीप। देखिए, डेविस का अपर्दन चक्र हम एक पार्ट पढ़ा चुके थे और दूसरा पार्ट आज लेकर के हम आपके सामने आए हैं। देखिए, डेविस का अपर्दन चक्र हम वीडियो के रूप में आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपका हमारे हैंड राइटिंग में लिखित जो इसका नोट्स है इसको लेना अगर चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक का और ट्विटर, हर एक चीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इससे संबंधित सारे नोट्स मिलते चले जाएंगे, जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। ठीक है, डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में नदियों का सहारा लिया। कहने का मतलब क्या है, कोई पर्वत है उस पर नदी अगर बह रही है, देखिए पर्वतों से ही नदियां निकलती हैं। अब पर्वतों से ही क्यों निकलती हैं इसको चलो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, होता क्या है, अगर कोई पर्वत है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, समुद्र तली है जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, और आधार तल मतलब नदियां जब निकलती हैं तो किस तरफ भगती हैं, समुद्र की तरफ भगती हैं। क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी गोल है पूरी तरीके से और इसी पर समुद्र है तो समुद्र कहाँ है, स्थल के ऊपर? जी नहीं, स्थल के नीचे। ठीक है, जहां जहां समुद्र है वह एक बेसिन नुमा एक स्थलाकृति है, गड्ढा है, उसमें जल भर गया है, उसी को हम समुद्र कहते हैं। तो लेकिन इसमें यह देखना होगा कि जो भी स्थलाकृति है वह कहाँ है, वह जल के ऊपर है, तभी तो स्थलाकृति हुई। नहीं तो 70% जल वह स्थल रूप को भी घेर लेता और पूरी तरीके से पृथ्वी पर क्या हो जाता, जलीय भाग हो जाता। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पर जल अगर है तो यह लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो जो भी स्थल पर कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं,
ठीक है, कहीं पर मैदान है, ठीक है। इस तरीके से भूमि के जो स्थल भाग हैं उस पर यह सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। अब यही स्थलाकृति की जब घिसावट होती है तब एकदम यह प्लेन में परिवर्तित हो जाता है। तो लेकिन कभी पर्वत भी घट करके छोटे हो जाते हैं, पहाड़ भी घट करके छोटे हो जाते हैं और मैदान फिर से कभी आंतरिक हलचल के द्वारा ऊपर उठ जाता है। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो स्थलीय भाग हैं पृथ्वी पर, जहां हम हैं, ठीक है, इंडिया है, इंडिया के किनारे किनारे अगर आप टहल डालें समुद्र के किनारे किनारे, तब वह स्थलीय भाग का एकदम अंतिम छोर होता है, ठीक है। उसके बाद समुद्र आपको मिल जाएगा, मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर में ही दो पार्ट हैं, पूरब की साइड में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम के साइड में अरब सागर। यह हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन इसको एक अलग नाम से हम जानते हैं। अब जो भी नदियां निकल रही हैं भारत से, वह अगर समझ लीजिए हिमालय पर्वत से जितनी नदियां निकलती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं, वह निश्चित तौर से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। और मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा जो भी पर्वत हैं, वहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, यह चली आती हैं पश्चिम की तरफ और गिर जाती हैं कहाँ पर? अरब सागर में, ठीक है। देखिए ढलान भारत का तो कुछ पूरब की तरफ है, पूरे भारत का कहने का मतलब अगर पूरे भारत को हम देखते हैं तो इसका ढलान किस साइड में है? इस साइड में है। लेकिन कुछ नदियां हैं नर्मदा ताप्ती जो यहाँ से अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, लेकिन बाकी सारी नदियां जाती हैं कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। यह क्यों ऐसा होता है, इसको हम इंडियन ज्योग्राफी के जीएस वाले पार्ट में हम पढ़ाएंगे। अभी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जिस वजह से इसको बाद में हम बताएंगे जीएस वाले पार्ट में। बस आप ये ध्यान दीजिए, जो भी नदियाँ निकलती हैं वह अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती हैं, और आधार तल को इसलिए प्राप्त करना चाहती हैं क्योंकि वह ढलान, उनका मिलन पानी से ही होना है और वह समुद्र की तरफ अग्रसर होती रहती हैं। अब देखिए पर्वतों पर से ही क्यों नदियाँ निकलती हैं। देखिए होता क्या है, हम अगर अपने स्थलीय भाग से जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से अगर आसमान की तरफ जाएं तो होगा क्या? तब निश्चित रूप से हमको ठंडी मिलेगी। कहने का मतलब अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तब तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तब पर्वत 8-8 हजार मीटर ऊंचे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तापमान बहुत ही कम हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा, जिस वजह से वहाँ पर चूंकि बादल बनते हैं, बादल जब बारिश करेंगे तब होगा क्या, वहाँ पर चूंकि बादल एकदम पर्वतों पर ही रहते हैं, इतनी ऊंचाई पर पर्वत आ ही जाते हैं कि बादल वहीं पर रहते हैं, और जब ये वर्षा करते हैं तो वह जल बूंदों के रूप में नहीं, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर जो वह जल बूंदें बनती हैं, संघनित होती हैं, बादल के जो भी बादल होते हैं वो संघनन के द्वारा वर्षा करते हैं। जब संघनित होते हैं तो वहाँ पर बर्फ के रूप में ही वर्षा होती है। कभी कभी सर्दियों में हमारे यहाँ भी बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, ठीक है। वो क्यों गिरते हैं? वो सर्दियों में ही गिरेंगे, गर्मियों में नहीं, क्योंकि हमेशा आसमान में जो बादल रहते हैं जब वह अपने पानी को रिलीज करते हैं, जब संघनन होकर के वर्षा होती है तब वह बर्फ के रूप में ही हमेशा होती है, लेकिन पृथ्वी की तली तक आते आते उसकी गर्माहट पाते पाते वह घिस पीट करके जल बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यह परिवर्तित नहीं हो पाते हैं क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई के बाद तापमान गिरने लगता है, और यह इतने ऊंचे पर्वत हैं कि यहाँ तक तापमान 0 डिग्री पहले से ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जब वर्षा होती है बर्फ के ही रूप में होती है, और यहाँ पर ये जम जाते हैं। जब ये जम जाते हैं तो यह तापमान के अकॉर्डिंग, जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, यह क्या होता है उत्तरायण दक्षिणायन, इसको हम जीएस के वर्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए, जब भी ठंडी गर्मी का मौसम आता है तब यह होता क्या है, यहाँ अपेक्षाकृत तापमान अधिक हो जाता है, जिस वजह से यह बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू करती है। जब पिघलती है तो यहाँ से जल बहने लगता है और यह नीचे की तरफ उतरने लगता है। जब नीचे की तरफ उतरता है तब यह अपने आधार तल को प्राप्त करने के लिए
बढ़ जाता है। अब यही नदियां जब ऊपर से लेकर के नीचे तक उतरती हैं और आधार तल को प्राप्त करती हैं तो इनकी कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे कहीं पर बर्फ पिघला और बर्फ पिघल करके पानी के रूप में नीचे की तरफ उतरा, चूंकि यह पर्वतों पर हैं, जब पर्वतों से यह रिलीज हुआ पानी तब बहुत ही तेज वेग से नीचे उतरता है। जब तेजों से उतरता है तो होता क्या है, इसको युवा अवस्था का नाम दिया जाता है। और जब यह मैदानी भाग में आ जाता है तब इसको प्रौढ़ा अवस्था के नाम से जाना जाता है। जब ये आधार तल को प्राप्त करने वाला ही होता है तब होता क्या है कि इसको जीर्णा अवस्था के नाम से जाना जाता है। क्योंकि डेविस ने इन नदियों का विभाजन इनकी ताकत के अकॉर्डिंग लगाया है और ताकत के ही अकॉर्डिंग यह किसी भी स्थलाकृति को अपर्दित करेंगी। नदियां अपर्दित उसी वेग से करेंगी जिस वेग से यह बह रही हैं। देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर नदियां अपर्दन करती हुई चल रही हैं और बहुत ज़्यादा अपर्दन कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, उनके साथ जो भी गाद हैं, कहने का मतलब उनके साथ जो भी सोर्स हैं अपर्दन के वाहक, कहने का मतलब नदियां तो यहाँ से स्टार्ट हुई हैं ना। नदियां अगर पर्वतों से गिरती हैं तो अपने साथ बहुत सारे चूर्ण, पत्थरों के चूर्ण को लेकर के उतरती हैं और वही नदियों के साथ बहते हुए जल के साथ जब वही पत्थर के चूर्ण होते हैं वह किनारे किनारे स्थित या तली में स्थित जो भी चट्टानें होती हैं उनको अपर्दित करती चलती हैं। तो नदियां जब यहाँ से यहाँ तक आती हैं तो अपनी तली को गहरा करती हुई चलती हैं, क्योंकि आंतरिक गहराई बढ़ती जाती है और जब यह आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं ये वहीं तक गहरा करेंगी जहां तक आधार तल है। ठीक है, उसके बाद जब यह आधार तल को मतलब जितनी ऊंचाई पर समुद्र है उस ऊंचाई तक वह काट देंगी और काटने के बाद फिर क्या होगा कि यह एकदम से पार्श्व अपर्दन करती हुई चलेंगी, मतलब किनारे किनारे अपर्दन करेंगी, फिर गहराई में अपर्दन नहीं करेंगी। तो आप किसी नदी के किनारे गए होंगे तो होता क्या है, किनारे अगर आप देखते रहें तो उनके किनारे अपने आप कुछ देर बाद टूट करके गिर जाते हैं, उसी नदी में गिर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वह पार्श्व अपर्दन है। पार्श्व अपर्दन तभी होगा जब नदियां जीर्णा अवस्था को प्राप्त करने वाली होती हैं। देखिए डेविस का संरचना, प्रक्रम और अवस्था, यह तीनों चीज़ें हम आपको समझा दिए थे। उसका नोट्स आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। और यह युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था का सारा नोट्स हम वहीं पर डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर के वह नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं युवा अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है, अपर्दन इनमें कम होता है। कम क्या, डेविस का तो ये कहना है अपर्दन इसमें होता ही नहीं है, जिसमें ऊंचाई और उच्चावच में वृद्धि निश्चित ही होती है। इस अवस्था में लंबोत अपर्दन अधिक होता है, कहने का मतलब नदियाँ अपनी गहराई को अधिक गहरा करती जाती हैं, पार्श्व अपर्दन कम होता है। सरिता दीर्घीकरण, कहने का मतलब क्या है, अगर दो पर्वत हैं, ठीक है, इसके जो ये है यह दीर्घीकरण अधिक होता है। दो पर्वत के बीच में जब कोई नदी निकलती है तो वह काटती छांटती निकलती है, अर्थात घाटी चौड़ी होगी क्योंकि इसमें कटाव अधिक होगा। आखिरकार यह जितना काटती हुई निकलेगी यह फैलाव अधिक होगा। इसी अवस्था में घाटी गर्तन, मतलब यह गहराई तो अधिक होगी, साथ में यह भी फैलेगा। ठीक है, सरिता दीर्घीकरण का मतलब यह गहराई अधिक करके इनको फैलाएगा, कहने का मतलब यह घाटियां और ज़्यादा विस्तृत होती जाएंगी, उसको सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। और जब यह आंतरिक भाग तक गहरा करेगी तब उसको घाटी गर्तन कहते हैं। और इसी अवस्था में गार्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी, जलप्रपात आदि स्थल रूपों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें आप जीएस के पार्ट में देख सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में क्या होगा कि यह जब पर्वत है यह अभी तक यह युवा अवस्था में बढ़ता ही रहेगा, अपर्दन ना मात्र के बराबर होगा। लेकिन प्रौढ़ावस्था में क्या हो गया, यह ढाल कम होने के कारण, क्योंकि ऊंचाई उठना, पर्वत
उठना बंद कर दिए और यहाँ पर क्या हुआ, नदियाँ काटना शुरू कर दी, तो इसकी ऊंचाई कम होनी शुरू हो गई। उच्चावच का जो ढाल होता है वह कम होने लगेगा। जब ढाल कम होने लगेगा तो यहाँ शीर्ष का अपर्दन शुरू हो जाएगा और नदियाँ पार्श्व अपर्दन करना स्टार्ट कर देंगी, घाटियाँ चौड़ी होती चली जाएंगी और इस अवस्था में किसी भी स्थल खंड का उत्थान जो होता है, मतलब ऊंचाई जो बढ़ती है, वह कम होती चली जाएगी। और साथ ही जब इसका अपर्दन होगा तो आखिरकार यह अपर्दित होते हुए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उच्चावच। उच्चावच कहते किसे हैं कि जब कोई स्थल में कहीं ऊंचाई, कहीं नीचाई, कहीं ऊंचाई, कहीं नीचाई, ऐसी स्थलाकृतियाँ ढेर सारी होती हैं तो उसको अत्यधिक उच्चावच का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस अवस्था में उच्चावच में वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं जीर्णावस्था। इस अवस्था में पार्श्व अपर्दन, जब कोई नदी बह रही है तो तली मतलब अपनी गहराई को गहरा नहीं करेगी, फिर होगा क्या, वह पार्श्व अपर्दन करना शुरू कर देगी। इसकी रफ्तार नदी की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि वह आधार तल को प्राप्त करने वाली हुई होती है। और नदी की परिवहन क्षमता, मतलब कि प्रौढ़ावस्था और युवावस्था के अकॉर्डिंग उसकी परिवहन क्षमता भी कम हो जाएगी। देखिए ये परिवहन क्षमता क्या है, कहने का मतलब जब वह किसी चीज को लेकर के अपने साथ बह रही है, मतलब कंकड़ बालू पत्थर, वह लास्ट में क्या है, किनारों पर एकदम से बिछा देगी, बालू किनारों पर बिछा देगी, जिस वजह से क्या हो गया, वह नदी अपने साथ कंकड़ बालू पत्थर लेकर के जब नहीं चलेगी तो वह उन्हीं के द्वारा तो अत्यधिक अपर्दन करती है। जब उन्हीं के द्वारा अत्यधिक अपर्दन करती है वह तो लास्ट में एकदम से किनारे बिछ गए। अब वह नदी बहुत ज्यादा अपर्दन नहीं करेगी, जो कुछ भी करेगी वह पार्श्व अपर्दन ही करेगी, बस तली का अपर्दन बिल्कुल नहीं करेगी। और इसका अपर्दन इतना हो जाता है कि जो शैल होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वह लास्ट में अंत में जब होता है वह छोटे छोटे एकदम शिलाखंड के तरीके से उभरे हुए बस नजर आते हैं, जिसे मोनाड नाक भी कहा जाता है। देखिए मोनाड नाक, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि यह मोनाड नाक है क्या। तब मोनाड नाक में आप यह याद रखिएगा कि यूएस की पहाड़ी है मोनाड नाक, ठीक है, वह है न्यू हैम्पशायर में, तो वह उसी पहाड़ी के नाम पर यह मोनाड नाक नाम रखा गया है। उन्हीं पहाड़ियों से मिलती जुलती स्थलाकृति होती है, जिस वजह से इसे मोनाड नाक नाम दिया जाता है। और अंत में कुल मिलाकर के पूरा स्थल खंड एक समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। देखिए डेविस ने इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाया है, उसको हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर उसको आप समझ लेते हैं पूरी कहानी एक सिरे से आप लिख डालेंगे। देखिए डेविस ने यह बोला है, यह डायग्राम आप देख रहे हैं, सिंपल वे में आप समझिएगा कि यह जो पहाड़ियाँ हैं ये, ठीक है, यह आकर के यहाँ तक कम हो जा रही हैं, स्टार्टिंग में बहुत ऊंची हैं। तो होता क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हम ऐसे पॉइंट को आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप समझ करके उसको सही एग्जाम में करके आएँ। तो इसमें ये देखना है कि यह जो पर्वत हैं, ठीक है, यह इनकी ऊंचाई कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से यह सागर तल है, ठीक है, का और खा यह सागर तल से ऊंचाई है, और का और गा यह एक समय अवस्था है, मतलब यह किस अवस्था तक चट्टानें पहुंच चुकी हैं इसको दर्शाता है, ठीक है। तो आप यह देखिए जो ये समोच्च रेखा, मतलब कि चोटियों को मिलाने वाली, ऊंचाई से लेकर के निम्न ऊंचाई तक जो चोटियों से मिलाने वाली ये रेखा है यूसी, उसको कहते हैं। और एलसी जो निम्नतम ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा है सागर तल से, उसको कहते हैं एलसी, ठीक है। यह तरुणावस्था यहाँ तक है, ठीक है, इसको बांट दीजिए, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो इस अवस्था में ही, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि तरुण अवस्था में क्या क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में क्या क्या होता है और जीर्णावस्था में क्या क्या होता है, बस इसी को ही डेविस ने समझाया है कि जब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं तब इस अवस्था तक आते आते इसको कहीं ना कहीं काट देती हैं, ठीक है। अब जो है ऊंचाई और कम हो गई, फिर कम होती जाएगी और जीर्णावस्था आते आते एकदम से कम हो जाएगी। और ये छोटे छोटे जो हैं इसी को कहते हैं मोनाड नाक, ठीक है, मोनाड नाक। तो मोनाड नाक को हम इन्हीं पहाड़ियों को, जो एक अनवरत रूप से जब नदियां काटती हुई जाती हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, एक समय अंतराल बाद यही पर्वत मोनाड नाक के रूप में
छोटे छोटे उभरे हुए नजर आते हैं। बस इस डायग्राम को इतना ही अभी समझिए, क्योंकि इसको हम पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और यहाँ उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, यह हम पूरी तरीके से पीसीएस के थ्रू को लेकर के, जैसे बिहार पीसीएस है, बिहार पीसीएस के थ्रू हम ज्योग्राफी को उठाएंगे और पूरी तरीके से वहाँ के सिलेबस अकॉर्डिंग खत्म करेंगे। अगर वहाँ डेविस हैं तो डेविस को हम इस डायग्राम को इतने अच्छे से समझाएंगे कि आप समझ जाएंगे। ये तो केवल अभी हम समझा रहे हैं नेट के थ्रू, ठीक है, इसमें लिखने को नहीं आता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए। बस आप इतना ही समझिए इसके सेंस को, इस डायग्राम के सेंस को। देखिए जितने भी प्रश्न आने हुए होते हैं उनको हम सब समझा चुके हैं, बस इस डायग्राम को हम समझा दिए थोड़ा सा, इसलिए कि कभी डायग्राम भी दे सकता है। डायग्राम जब देगा तो आप देख करके एकदम से ऐसे मत समझिए, मोनाड नाक जब नाम लेगा तो आप समझ लीजिएगा कि नदी जब बह रही है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब एकदम पर्वत एकदम से छोटे मोनाड नाक के रूप में हो जाते हैं, जो छोटे छोटे भूखंड उभरे हुए नजर आते हैं, ठीक है। और यूसी और एलसी भी आप समझ चुके हैं। एलसी पर्वतों की एकदम निम्नतम ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं एलसी, और यूसी कहते हैं जो ये समोच्च रेखा होती है, पर्वतों के शिखर को मिलाने वाली रेखा होती है, उसको कहते हैं यूसी, ठीक है। डेविस की आलोचना भी है, कभी कभी एग्जाम में इनके भी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन ये गिने चुने हैं, ठीक है। डेविस के एक आलोचना नहीं है, डेविस के अन्य सारे बहुत सारे आलोचनाएं हैं, लेकिन हम उन्हीं आलोचनाओं को देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी आलोचना है अपर्दन एवं उत्थान, ठीक है। इनका कहना है उत्थान जब होने लगता है तो अपर्दन नहीं होता है, ठीक है। इसी बात को पेंक ने पकड़ लिया और पेंक अपना ही एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए, ठीक है, अपर्दन चक्र का। तो इनका कहना जो ये कह रहे हैं कि जब उत्थान होता है तो उत्थान होता रहता है, उसका अपर्दन नहीं होता है। पेंक ये कहते हैं नहीं, इसका अपर्दन भी चलता रहता है, उत्थान भी चलता रहता है। हाँ, बशर्ते उत्थान जो होता है वह तीव्र होता है, जिस वजह से वह क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, और हम यह मान बैठते हैं कि वह अपर्दित नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सड़क पर बाइक लेकर के आप जा रहे हैं, आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर, ठीक है, आपका जो कांटा होता है वह 40 पे है, और पास में जो आपके आगे जा रहा है, मान लीजिए बंदा आगे, तो वह 30 पे जा रहा है। ऐसा थोड़ी है, जब ये 40 पे जा रहा है, ये 30 पे जा रहा है, तो एकाएक इसको इतना पीछे कर देगा कि वह सैकड़ों किलोमीटर दूर हो जाएगा? जी नहीं, वह धीरे धीरे इससे आगे निकलेगा, ठीक है। आखिरकार ये अपर्दन समझ लो हो रहा है, 30 वाला जो जा रहा है, अगर ये 0 पे हो जाए तब यह इतनी तेजों से निकलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अपर्दन भी हो रहा है लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, जिस वजह से ये धीरे से आगे निकलेगा। तो यही है, अपर्दन तो एक निश्चित मात्रा में होगा ना। अगर वह स्थलखंड किसी ऐसे जलवायु में स्थित है जहाँ पर हवा का प्रभाव नहीं है, ठीक है, हवा का प्रभाव नहीं है, सूर्य का प्रभाव नहीं है, बस वहाँ बर्फ पर डिपेंड है, तो वह बहुत ही धीरे धीरे अपर्दित होगा, जिस वजह से ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और चूंकि ऊंचाई बढ़ ही रही है तो ऊपर जाने पर तापमान कम होगा, जिस वजह से ठंडा मौसम आएगा और वहाँ पर ऊंचाई बढ़ना स्वाभाविक है। तो इनकी आलोचना मुख्य रूप से यही है कि ये बोले हैं कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो अपर्दन नहीं होता है, जो कि ये गलत है। साथ साथ में दोनों वह जलवायु से संबंधित दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं, अनवरत रूप से चलती रहती हैं। और दूसरा भी समझ लीजिए, इनकी दूसरी आलोचना यह है कि यह बोले हैं कि जब यह पूरी तरीके से पेनी प्लेन में स्थल रूप बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा समय तक पूरी तरीके से पेनी प्लेन में ही रहते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। यह कभी भी आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक हलचल हो सकती हैं और दो प्लेटें आपस में टकरा सकती हैं और फिर से एक जो पेनी प्लेन है वह पर्वत में परिवर्तित हो सकता है और वह पर्वत फिर से मैदान में परिवर्तित हो सकता है। तो डेविस का कहना मात्र यही था कि यह कभी भी जब भी पेनी प्लेन में परिवर्तित होगा फिर दोबारा नहीं उठेगा, जो कि यह गलत है। यह कभी भी उठ सकता है क्योंकि आंतरिक हलचल, आंतरिक जो प्लेटें हैं कभी न कभी टकरा सकती हैं और टकराने के बाद यहाँ पर फिर से उत्थान हो सकता है, लेकिन उत्थान होगा तो फिर से अपर्दन होगा। ऐसे बहुत सारे थिंकर थे, कहने का मतलब बहुत सारे भूगोलवेत्ता थे, जैसे जे हटन थे, उनको एक रूपतावादी कहा जाता था,
ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आप बुक में देख लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे आप कमेंट करके बताइए, सारे नोट्स ही प्रोवाइड करा दें। लेकिन अगर आप खुद पढ़ते हैं तो उसका असर कुछ और होगा। जहाँ तक समझने वाली बातें हैं सारी बातों को हम समझा दिए हैं। और हाँ, कहीं कोई भी सुझाव हमको देना चाह रहे हैं कि इसको इस तरीके से पढ़िए, आप दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरीके से देखिए, डेविस का आवर्तन चक्र तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हमको सुधार करना होगा और ज़्यादा इसमें, ठीक है, तो हम हो सकता है फिर से प्रोवाइड करा दें डेविस के आवर्तन चक्र को। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी भी नया नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सकता है कि यह फिर से समझा। बस आप एक बार समझ लिए ना, बस कान में लगा कर आप सुनते ही रहेंगे, तब भी आपका हो जाएगा काम। बस आप लगे रहिए, निश्चित रूप से आपका जेआरएफ निकलना ही है। क्योंकि अगर आप दूसरा पेपर मतलब सेकंड पेपर अच्छे से तैयार, कोई जरूरी नहीं ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर पूरे अच्छी तरीके से आप तैयार करते हैं तो आपका निकलना, मेहनत में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में हम पेंक के साथ, कि पेंक ने आवर्तन चक्र सिद्धांत में क्या कहा है, उनकी आलोचना भी है, उनकी आलोचना हम देखेंगे और पूरे अच्छे तरीके से उनके सिद्धांत को हम समझेंगे। मिलते हैं कल आपको पेंक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।